जी हाँ, जय हिंद, जय हिंदी। आइए आज हम आईसीएसई बोर्ड का नया रास्ता का पाठ 16 जो है पढ़ लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे, इसकी अच्छी व्याख्या मैं आपको बताते जाऊंगा। आप जो है ज़रूर पूरी वीडियो देखें। पूरा विश्वास है आपका समय जो है बेकार नहीं जाएगा। देखते हैं। हाँ, इसके पहले के पाठ अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देख लीजिए, सभी हैं। अगर आप एकांकी संचयन पढ़ते हैं या साहित्य सागर पद्य गद्य तो सारी वीडियो इस चैनल पर हैं। प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में आप एक बार ज़रूर देखिए, मिल जाएगा आपको। आपके पाठ का नाम लिख के ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया, यानी मदद किया, और काफ़ी काम अभी बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था। आशा यद्यपि मतलब होता है जबकि, तो आशा जबकि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। उसकी बुआ भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे कुछ न कह दें जो उसके हृदय को ठेस पहुँचाए, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। यानी बुआ जी कैसी हैं, ये लोग उनकी आदत जानते थे। डर रहे थे कि कहीं कुछ ये बोल देंगे और मीनू को दुख लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि आशा की शादी में जब मीनू की बुआ जी घर आई तो मीनू के माता पिता को किस बात की शंका थी। आगे देखिए। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ न कहना। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों नहीं कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी होकर कि बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं कर सकते हैं। नहीं करते हैं, कर तो सकते हैं। आगे है, उनकी यह बात सुनकर पिताजी नम्रतापूर्वक बोले, बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती थी? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गई। रस्में यानी रीति रिवाज। शादी करने से पहले कुछ काम होते हैं, उसको कहते हैं रस्में। हर एक क्षेत्र के आधार पर जो है, क्षेत्र वाइज यानी एरिया वाइज जो है, शादी के तौर तरीके अलग होते हैं। तो एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारना होता है। जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, यानी उसकी बारी आई, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठी मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है यह रस्म, इसलिए मीनू ही करेगी।
मीनू, अरे मीनू कैसे कर सकती है? यह रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है। मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर के ये बात बोलती हैं। यह बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया। मीनू के मुरझाए चेहरे को देखकर माँ उसकी मन स्थिति समझ गई, यानी उसकी मानसिक मेंटालिटी समझ गई कि मीनू को दुख हुआ है, और बुआ जी से बोली, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को, मीनू ही करेगी सारी रस्में। यह कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। ज्यों ही मीनू ने रस्म शुरू की, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने, यानी वो लोग सभी तिरछे निगाह से देखने लगे, मजाक किया और कोई गुस्से में भी देखने लगे। तो सभी कटाक्षपूर्ण निगाहों ने, सबकी कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। यानी सभी जो है मीनू की तरह ऐसे देखने लगे कि मीनू हैरान हो गई, बेचैन हो गई कि सभी लोगों का मेरी ओर देखने का जो नज़रिया है वो ठीक नहीं है। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी, यानी एक दूसरे से बात करने लगी। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए। मतलब उसके मन में आया कि वो पूजा की थाली वहीं छोड़ दे और घर में जाके खूब रोए, क्योंकि सभी औरतें उसके बारे में कुछ बातें करने लगी। परंतु उसने संयम से काम लिया, यानी उसने अपने आप पर कंट्रोल किया, अपने आप पर काबू किया, और ऐसे ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, छोटी सी बात को लेकर मुंह फुला लेते हैं, ना समझ में आता है ना कुछ। रस्म पूरी हो जाने पर ही वह वहां से हटी, यानी उसने अपना पूरा जो काम करना था किया, उसके बाद वो वहां से हटी। अब जिसके पास समझदारी नहीं होगी वो क्या करेगी, वहीं थाल फेंक के रोने लगेगी या उन लोगों से झगड़ा करने लगेगी, जबकि ये बात अच्छी नहीं है। जैसे ही वह अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके आशा से बातें करनी शुरू कर दी। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे, यानी बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग काम में लगे हुए थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया मतलब और सुंदर लगने लगी। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता, यानी तारीफ करता। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती, क्योंकि शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। हरे रंग की उसी साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। पूछा जा सकता है कि आशा की शादी के दिन मीनू किस रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था। उसे साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने
साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए थे जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यानी साड़ी इधर उधर सरके ना। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सबका स्वागत किया। इतने में ही आशा की 2 सहेलियां आ गईं। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ, मतलब उनकी ओर देखी, जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है? दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है वही बड़ी बेटी है। तीसरी महिला बोली, लड़की तो बड़ी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई? इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला, जो कि मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली, यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया है। तभी पहली बोल पड़ी, पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है? आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। देखिए, इसलिए ना बहुत सारे लोग ना पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। घर के पास ही स्कूल होता है लेकिन लोग पढ़ने नहीं जाते। गांव में लोग घास काटने चले जाते। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। देखो, औरतें ना बहुत ऐसी होती हैं, कोई बात कर रहा है तो उसकी बात सुनने में बहुत ध्यान लगा देती हैं, इधर की उधर करने में। यह सब बातें सुनकर वह बहुत ऊब चुकी थी, यानी वो बोर हो गई थी। क्या इस समाज में, देखिए अब मीनू सोच रही है, क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का चंचल हृदय बेचैन हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक न आने दे रही थी। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। ध्यान दीजिए, जयमाला यानी पहले शादी से पहले एक कार्यक्रम होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते हैं। एक मंडप पंडाल बना हुआ रहता है, स्टेज, तो ये होता है जयमाला का कार्यक्रम। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या होता है जयमाला। मीनू प्रसन्नता पूर्वक हर कार्य करती रही और हर कार्यक्रम में भाग लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपट कर खूब रोई। विदाई यानी शादी हो गई, अब लड़की जो है अपने ससुराल जा रही है, वो होती है विदाई। दयाराम जी, वह ध्यान दीजिएगा, विदाई ससुराल भी जा रही है तो भी बोलते हैं, और जब ससुराल से वापस आती हैं उसको भी विदाई कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जब हमारे घर आया है, कहीं मेहमान बन के आया है, और जब वो घर से जा रहा होता है ना, तो उसे विदाई कहते हैं। हम अपने मेहमान की विदाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये विदाई का मतलब ये है बाय बाय करना, ठीक है। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे, यानी रो रहे थे ये लोग। और बात भी है, जब बेटी विदा हो रही है तो घर में सभी लोग जो भी हैं, माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार, आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं, आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है
माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही होती है। जैसे ही आशा विदा हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, यानी रोने लगी। फूट फूट कर रोना मुहावरा है, जोर जोर से रोने लगी, आवाज आने लगी। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, यानी उनके आंखों में भी आंसू थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर अपना काम शुरू कर दिया, यानी वो सेल्फ कंट्रोल किए और अपना काम करने में लग गए। माँ को इस तरह रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए, उन्होंने हमारी हर खुशी व सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में भी सदैव उन्हें हमारी ही चिंता रहती है। पर यह कैसा रिश्ता होता है जो कि पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है। इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे। उसके मन में ये विचार जो है आने लगे, तरह तरह की बातें। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। यह बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, यह आपके पास ही रहेगी। ध्यान दीजिए, एक बात फिर मैं आपको बता दूं, अगर यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल से सदा बने रहें। इस चैनल पर आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस बताया गया है। प्ले लिस्ट में आप जरूर देखिए। व्याकरण की भी बहुत अच्छी वीडियो है, कई सारे टॉपिक बताए गए हैं। आप हर वीडियो देखते हैं तो परीक्षा में आप अच्छे अंक जरूर लाएंगे। आप भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। पाठ आगे पढ़ते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करने और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा कि हाँ आप लोग हमारे साथ हैं। आप धन्यवाद के पात्र बने। खैर आगे बढ़ते हैं। यह बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और रुआंसे स्वर में बोली। रुआंसे स्वर मतलब रो रही थी ना, अभी वो बोल रही है तो रोते हुए बोलना, नहीं बेटी ऐसा न कहो, बेटी तो पराया धन होती ही है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, यानी सारे सामान इधर उधर पड़े रहते हैं, कुछ कहाँ है पता नहीं चलता। उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही लिया, यानी उसी के जिम्मे था ये सारा काम, यानी सारे सब कुछ व्यवस्था अरेंजमेंट करना, सब सारी चीज़ें ठीक जगह पे रखना इन्हीं की जिम्मेदारी थी रखने की। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था, घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त रही तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना होगा, यानी मन से पढ़ना होगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली, यानी परमिशन लिया कि अब हमें जाने दीजिए।
माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक ओर माँ का स्नेह था तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी थी। वे जानती थीं कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। तो इस प्रकार पाठ 16 समाप्त हुआ। आशा की शादी हुई, आशा की विदाई हुई, बीच में तरह तरह की बातें आई। आप चैनल से ज़रूर बने रहें और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके किसी भी कार्य से किसी को कोई दुख ना हो। अगर व्यक्ति समझदार है तो दुख नहीं होगा, अगर ना समझदार है तब तो भाई हम अच्छा कर रहे हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा है, वो दुखी हो रहा है, तो वो अलग बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।